हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रॉल्ड्स लॉ। और ये हर तरह के एग्ज़ाम्स में आता है, आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर तरह के बोर्ड्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और बड़ा ईजी तरीके से मैं आपको आज समझाऊँगा कि क्या है रॉल्ड्स लॉ। देखिए, रॉल्ड्स लॉ समझने से पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक ऐसा कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हम कर देते हैं क्लोज। ये कंटेनर मैंने क्लोज कर दिया। इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है और लिक्विड को आप एक काम कीजिए, बॉयल कर दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं। जब हम इसे बॉयल करेंगे तो ये लिक्विड की सरफेस से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और जो वैकेंट स्पेस है वो इस लिक्विड की वेपर से धीरे धीरे फिल होने लगेगा। ठीक, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये वेपर मॉलिक्यूल्स इन वॉल्स पर कोलाइड करेंगे। इसके अलावा वो सरफेस पर भी कोलाइड करेंगे। लिक्विड सरफेस पर कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स पर कोलाइड कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, धीरे 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 कुछ टाइम के बाद ये वेपराइजेशन जो हो रहा था, उस वेपराइजेशन की स्पीड आपके कंडेंसेशन की स्पीड के बराबर हो जाएगी। जितनी तेजी से वेपराइजेशन होगा उतनी ही तेजी से कंडेंसेशन होगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। अब आगे समझिए, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, वो वेपर मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सरफेस पर करेंगे, वो यहां भी कर रहे हैं, 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 सब जगह कर रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, केवल इस सरफेस पर लगने वाला प्रेशर। तो वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर जितना भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी प्रेशर का नाम हमने रख दिया है वेपर प्रेशर। ठीक, इस सरफेस के ऊपर वेपर मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। ठीक, अब काम की बात, वेपर प्रेशर केवल लिक्विड्स का होता है, सॉलिड्स का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। ठीक, चल, तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आप कहोगे सर रॉल्ड्स लॉ के लिए आपने वेपर प्रेशर क्यों पढ़ाया? तो बच्चों, रॉल्ड्स लॉ होता ही है वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हमें रॉल्ड्स लॉ पढ़ने के पहले पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर चीज क्या है। ठीक, चलिए, अब दो तरह के लिक्विड्स में या दो तरह के सॉल्यूशंस में हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। पहला टॉपिक मैंने लिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या मीनिंग हुआ बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन का? लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब, जैसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, दोनों ही अगर लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम दे देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि मान के चलिए आपका मन कर रहा है कि आपने अल्कोहल ले लिया और थोड़ा वाटर ले लिया। गलत मत समझना, अल्कोहल वाटर अलग से भी लिया जा सकता है, सिर्फ पीने के काम नहीं आता है। तो अल्कोहल और वाटर को हमने मिक्स कर दिया। अल्कोहल की क्वांटिटी कम ले लीजिए, वाटर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों हैं लिक्विड और बनाते हैं सॉल्यूशन, इसलिए हम कहेंगे इसे लिक्विड सॉल्यूशन। अब ऐसे सॉल्यूशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उस वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया था सबसे पहले मिस्टर रॉल्ड्स ने और इसीलिए उन्होंने अपना लॉ का नाम दिया है रॉल्ड्स लॉ, जिसके थ्रू आप किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चल
तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा, लिक्विड लिक्विड का मतलब है दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों की ही वेपर्स बनेगी, जो हम अभी कर रहे थे ना, वेपर बन रही थी, तो दोनों की वेपर बनेगी यहां पर। अब हमने क्या लिया, लेट अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इन विच बोथ आर वोलेटाइल, सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, क्योंकि दोनों लिक्विड है। अच्छा, अब हमने क्या माना है बच्चों कि पीए एंड पीबी मैंने ए जहां पर भी लिया है वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए लेता हूं मैं, और बी जहां लिखा है वो समझ जाइएगा वो सॉल्यूट के लिए। ठीक, ये पूरे चैप्टर में चलेगा। तो पीए और पीबी पार्शियल प्रेशर्स हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए। सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर पीए एंड सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर पीबी, पार्शियल वेपर प्रेशर है। फिर पी नॉट ए पी नॉट बी ये भी हैं पार्शियल वेपर प्रेशर्स ही, लेकिन प्योर कंडीशन में। ये जो पीए पीबी लिखा है ये कब है, जब इनका सॉल्यूशन बन चुका है, और पी नॉट ए पी नॉट बी कब है, जब इनका सॉल्यूशन नहीं बना है, ये इंडिपेंडेंट है, अकेले अकेले हैं, प्योर फॉर्म में है, तब इनका पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है और कांस्टेंट वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, पी नॉट ए पी नॉट बी प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर्स हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, साथ साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर्स हो गए। इसके अलावा एक्स ए एंड एक्स बी ये मोल फ्रैक्शंस हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक्स ए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक, और टोटल वेपर प्रेशर अब हमें कैलकुलेट करना है ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिक्विड ही हैं। चलिए करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसके लिए लगता है रॉल्ड्स लॉ। मिस्टर रॉल्ड्स ने बहुत आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना हमें सिखाया है। देखिए जरा क्या लिखा है मैंने। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या मतलब हुआ, बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई बहुत लंबी कहानी नहीं बताई रॉल्ड्स ने, छोटी सी चीज बताई, समझिएगा आप। एक लिक्विड है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ए जो सॉल्वेंट है और बी जो सॉल्यूट है। दोनों को ही जब हम गर्म करते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन को जब गर्म करते हैं तो ए भी वेपर्स बनाता है और बी भी वेपर्स बनाता है, क्योंकि है तो दोनों लिक्विड। जब दोनों वेपर बनाएंगे तो इस लिक्विड सरफेस पर ए और बी दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। समझिएगा, जब दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट हैं और दोनों ही इस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो हीट करने पर ए भी वेपर बनाता है, बी भी वेपर बनाता है, और इक्विलिब्रियम पर बी भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर इस पर अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, और ए भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर इस पर एक्सर्ट करेगा। लेकिन इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर एक दूसरे के प्रेशर को इंटरफियर नहीं करेगा। मतलब बी का पार्शियल प्रेशर सिर्फ बी की वजह से है, ए का पार्शियल प्रेशर सिर्फ ए की वजह से है, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज दोनों ही तो लिक्विड हैं, दोनों वेपर भी बना रहे हैं, दोनों प्रेशर भी लगा रहे हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ए और बी दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन इनका अपना अपना जो प्रेशर है उसे हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। करेक्ट। चल, तो ये रॉल्ट ने कहा था कि भैया इसका वेपर प्रेशर इसी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं होगा, उसका पार्शियल प्रेशर उसी पे डिपेंड करता है, अपना खाओ अपना कमाओ, वही वाला हाल है। चलिए, तो
अब मिस्टर रॉल्ट की बात को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये रॉल्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा बच्चों, आप सब जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल लगाना हो तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और जनरली आप लेते हो कांस्टेंट K, लेकिन मेरे पास एक कांस्टेंट था, मैंने बताया था आपको P0A P0B कांस्टेंट्स हैं, इसीलिए मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया है यहाँ P0A। क्लियर? चलें, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, क्योंकि इस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किस पर, उसी के मोल फ्रैक्शन पर, और यहाँ भी मैंने एक कांस्टेंट ले लिया P0B। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका थोड़ा सा और डेरिवेशन है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन ने कहा था कि अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो उसका टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां P टोटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू मैं ले सकता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो P टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, P टोटल आ जाएगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। आगे क्या करना है आप सब जानते हैं, XA प्लस XB की वैल्यू मतलब दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल होता है, और यहां से मैं चाहूं तो XA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, XA विल बिकम 1 माइनस XB। तो मैं इस इक्वेशन में XA की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास P टोटल इज इक्वल्स टू P0A इंटू 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। देखिए, अब लास्ट इक्वेशन बची है, देखिए ध्यान से, यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले कर दीजिए मल्टीप्लाई P0A माइनस P0A इंटू XB प्लस P0B इंटू XB। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर्स को या इन दोनों डिजिट्स को देखिए और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि XB इनमें कॉमन है। XB कॉमन है तो कैसे ले सकते हैं इसको, देखिए जरा, P0A XB कॉमन ले लिया बच्चों इनमें से कॉमन, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया P0B, ये है प्लस का, और माइनस आ जाएगा P0A। आप चाहो तो XB को बुक की तरह इधर भी लिख सकते हो। तो ये है बच्चों फाइनल इक्वेशन फॉर रॉल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब एक चीज और भी कर सकते थे इसमें कि अगर आप चाहो तो यहां आपने अभी XA की वैल्यू रखी थी 1 माइनस XB और इसको आगे सॉल्व कर दिया आपने। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां XB की वैल्यू रख देते 1 माइनस XA और इसको सॉल्व आप कर सकते थे। यहां हमें पता चल रहा है कि P टोटल जो होता है वो यहाँ XB आया है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने XA की वैल्यू लिखी है तो XB आया, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ XB की वैल्यू लिखते तो वो XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब P टोटल डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। चलिए अब हम देखते हैं रॉल्ट्स लॉ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए। अभी हमने देखा लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए रॉल्ट्स लॉ कैसे लिखेंगे। अब हम अगला देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें एक कंपोनेंट लिक्विड है और दूसरा कैसा है, सॉलिड है। लिक्विड कंपोनेंट का मतलब याद रखिएगा वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, और सॉलिड कंपोनेंट का मतलब याद रखिएगा वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। मतलब अब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा है वोलेटाइल। ऐसे सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट्स लॉ कैसे कैलकुलेट करना है या उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है वो आज हम देखेंगे। देखिए
ऐसे सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि एक कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशंस का डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट पे, क्योंकि दूसरा तो वेपर बना ही नहीं रहा, और जो वेपर ही नहीं बना रहा उसका कोई वेपर प्रेशर तो हो भी नहीं सकता। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए अगर आपको रॉल्ड्स लॉ लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in a volatile solvent is directly proportional to mole fraction of volatile component। मतलब इसका इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से इसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, देखिए हमने मान लिया कि सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, जैसे नमक को पानी में मिला दिया ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर को पानी में मिला दो ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने मान लिया कि सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है और सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखना पड़ेगा इसे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे, या ऐसा कह लीजिए कि केवल और केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। तो रॉल्ट लॉ लिखेंगे हम P टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे ही तो डिपेंड करेगा, सॉल्यूट का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि तो वो वेपर ही नहीं बनाता। और फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप लगा दीजिए इक्वल, तो ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए। यहाँ कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक चीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है, दूसरे को रखने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इतना ही होता है रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन।